हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे यस बैंक के ऊपर। एज यू नो, लाइक यस बैंक काफ़ी चर्चा में रहा है ऑफ लेट एंड आज हम उसके ऊपर सारा देखेंगे कि इसका फ्यूचर कैसा दिखता है। बट बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you will get to know whenever I'll publish any new video on my channel. So let's quickly start with this video. As you can see, this is like article which I have taken it from Good Returns, and यहाँ पर आप देख सकते हैं analyst recommend avoiding Yes Bank, see stock falling further. तो आप जैसा देख सकते हैं, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था रिलायंस के ऊपर, जहाँ पर कि रिलायंस में भी एम के ने टारगेट दिए थे 1350 रुपीज़ के, एंड उसमें भी मैंने एक लेवल बताया है, अगर 1850 का या 1840 का लेवल तोड़ देता है तो उसमें निकल जाना है. सिमिलर इज द केस विद येस बैंक ऑल्सो. However, I am not comparing both these companies because there are hell lot of difference between Yes Bank and Reliance Industries. तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं एनालिस्ट यहाँ पर. तो अगर आप देखते हैं तो दिसंबर एंडेड क्वार्टर जो इन्होंने रिजल्ट घोषित किए थे, वहाँ पे असेट क्वालिटी के इश्यूज जो हैं वो रेज हो रहे हैं. जो प्रॉफिट आप देख रहे होंगे कि 151 करोड़ का थर्ड क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट शो किया था येस बैंक में, अगेंस्ट अ लॉस ऑफ 18,560 करोड़ लास्ट ईयर. When compared to the previous quarter, profit was up 16.5% from 129 crores to 151 crores. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है, जो प्रॉब्लमेटिक एरिया एनालिस्ट को लग रहा है, अगर हम आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो उनको लगता है कि लोन पोर्टफोलियो इज स्टिल वल्नरेबल, विच मीन्स लाइक अगर हम देखते हैं कि येस बैंक का दिसंबर क्वार्टर का जो अर्निंग है हैव एग्रीवेटेड फियर्स ऑफ इट्स असेट क्वालिटी इश्यूज. तो इसमें इनको क्या दिखता है कि portfolio vulnerability becomes visible from a spike in standstill non-performing loans from 1.5% to 5%. जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं उसमें स्पाइक आना शुरू हो गया है. SMA 2 पूल जो है, SMA 2 मैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन में बता देता हूँ, SMA जो है वो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं और इसमें SMA 2, SMA 1 एंड SMA 0, दीज आर द थ्री कैटेगरीज जहाँ पे कि लोन्स को कैटेगराइज किया जाता है. SMA 2 पूल वो पूल है जहाँ पर कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है 61 से लेके 90 डेज के बीच में घूम रहा है. ओवरड्यू हो चुका है बट 61 डेज से भी ऊपर वो ओवरड्यू चल रहा है, वो SMA 2 पूल में कैटेगराइज किया जाता है. वो भी अगर आप देखेंगे SMA 2 पूल में भी वो 2.4% से 4% में बढ़ चुका है. सिमिलरली SMA 1 जो कैटेगरी है, SMA 1 वो कैटेगरी है जहाँ पे 31 डेज से ऊपर ओवरड्यू हो चुका है कोई भी लोन, बट 60 डेज से लेस है. तो वो भी अगर देखेंगे तो 1.6% से 7.3% बढ़ चुका है. तो बहुत ही तेजी से ये ओवरड्यूज बढ़ते जा रहे हैं बैंक के पास, एंड एडिशनल रीस्ट्रक्चरिंग आउटसाइड ऑफ दिस पूल एट 3.2% ओवर एंड अबव द लेबल्ड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एट 22%. तो बहुत ही थोड़ा सा हिडन चीजें हैं विच आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. बट ये सब चीज़ें अगर आप देखते हैं तो असेट क्वालिटी की प्रॉब्लम आने वाले टाइम में और बढ़ सकती है. एंड brokerage further gave a hold rating on the stock with a revised price target of 16 rupees, adding that asset quality fears overweight the turnaround in operating matrices, and we expect the recently proposed equity raise to depress ROE. तो ये जो है आईसीआईसी सिक्योरिटीज का कहना है, होल्ड रेटिंग दी है इन्होंने और टारगेट 16 रुपीज का दिया है. Asset quality concerns merely being deferred and seem far from over. तो asset quality के जो concern है वो खत्म नहीं हुए हैं एंड सिर्फ डिफर हुए हैं, अभी नहीं हो रहे हैं, बट आगे आने वाले टाइम में वो एसेट क्वालिटी के इश्यूज बढ़ने लाजमी है. बिकॉज जैसे जैसे SMA 1 वाले जो लोन्स हैं वो SMA 2 में कन्वर्ट होंगे और SMA 2 वाले जो लोन्स हैं देन वो NPAs में कन्वर्ट होते जाएंगे. तो इस तरह से NPA की साइकिल बढ़ेगी और NPA परसेंटेज बढ़ता जाएगा.
इसके अलावा अगर आप देखेंगे एमके रिसर्च ने भी इसके ऊपर सेल कॉल जनरेट की है एंड एमके रिसर्च का कहना है कि वो सेल रेटिंग जनरेट कर रहे हैं येस बैंक पे गिवन द सब पार रिटर्न रेशियोज एंड अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड विद हायर वैल्यूएशन। ब्रोकरेज ने जो टारगेट दिया है वो 11 रुपए का दिया है। उनका कहना है कि वी बिलीव दैट द ट्रांसफर ऑफ एनपीएस टू ए सेपरेट एआरसी समवॉट सिमिलर टू आईडीबीआई इन 2003 probably means window dressing standalone bank balance sheet। तो थोड़ा सा इनको ये लगता है कि जो एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अगर ये एनपीएस ट्रांसफर कर भी देते हैं तो इसमें कुछ बहुत चेंज नहीं होने वाला है एंड इट इज ए विंडो ड्रेसिंग स्टैंड लोन बैंक बैलेंस शीट होगा। बट वी नीड टू सी द एक्सटेंट ऑफ हेयर कट स्ट्रक्चर ऑफ एआरसी एंड रिकवरी रिकॉर्ड इन द एआरसी विच इज नॉट इंस्पायरिंग इन केस ऑफ आईडीबीआई केस। तो अगर आप देखेंगे तो आईडीबीआई के केस में भी इसी तरह से एआरसी में सेपरेट एआरसी में एनपीएस को ट्रांसफर किए गए थे बट उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितना हेयर कट होगा, कितना स्ट्रक्चर ऑफ एआरसी क्या होगा और रिकवरी क्या कैसे होगी उस एनपीएस की। Brokerage adds that though current top management, with the help of regulatory investor support, has been able to arrest bank failure, reorienting into a sustainable retail bank will require differentiated private management। तो इनका ये भी कहना है कि जो करंट टॉप मैनेजमेंट की हेल्प से और रेगुलेटरी और जो आरबीआई की हेल्प से इन्होंने बैंक फेलियर तो बचा लिया है बट अगर इसको सस्टेनेबल रिटेल बैंक में कन्वर्ट करना है दिस विल नीड अ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑल टुगेदर। However, the brokerage believes a faster and sustainable business growth, lower than expected NPA formation, and higher than expected recoveries from the stress pool can be a key risk to their call। तो इनका ये कहना है कि अगर जैसे इन्होंने जो कॉल लिया है वो लिया है कि इनको लगता है कि जो बिजनेस ग्रोथ है वो कम रहेगी और एनपीएस बढ़ेंगे, अगर उसमें बिल्कुल उल्टा होता है तो इनकी जो कॉल है उल्टी भी पड़ सकती है। एलारा कैपिटल ने यहाँ पर और भी एग्रेसिव होके इसका टारगेट जो है 6 रुपए बता दिया है और एलारा कैपिटल ने बोला है येस बैंक का न्यू स्ट्रेस लोन स्टूड एट 17% while outstanding spread stood at 39%। स्टैंड स्टिल कॉर्पोरेट नॉन परफॉर्मिंग लोन्स ऑफ रुपीज 51 billion were spread over 3,000 accounts, indicating that the average ticket size of corporate NPL was low and there were no lumpy accounts। तो इनका अलारा कैपिटल ने बहुत क्लियरली ये बोला है कि जो न्यू स्ट्रेस लोन्स हैं वो 17% हैं जबकि आउटस्टैंडिंग स्ट्रेस स्टूड एट 39%। और कॉर्पोरेट लोन्स भी जो बांटे गए हैं वो 51 बिलियन रुपीस के जो हैं वो 3,000 अकाउंट्स में हैं। तो बहुत छोटे छोटे एवरेज टिकट साइज में कॉर्पोरेट लोन्स बांटे गए हैं। तो कोई ऐसा बड़ा नहीं होगा स्ट्रेस बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इनका एक्सपोजर है कॉर्पोरेट लोन्स पे। न्यू कॉर्पोरेट स्ट्रेस वाज मेनली फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट, जो कि इनका कहना है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो आज की तारीख में आपको पता ही होगा हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट में है। Elara Capital recommends sell on Yes Bank with a target of 6 due to an uncomfortably high level of incremental stress. The brokerage said that its assessment is that Yes Bank stress loan will likely to rise sharply in H2 FY21. FY22 estimated is turning out to be correct। तो ये कहना है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इलारा कैपिटल एंड एमके रिसर्च का। और तीनों ही बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स हैं और तीनों ही बड़ी कंपनीज हैं जिनका कहना यही है। और मेरे को सबसे ज़्यादा लॉजिकल लगता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना, बिकॉज इसने बहुत क्लियरली डीमार्केट किया है कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं 1.5% से 5% हो गए हैं। SMA2 पूल भी बढ़ रहा है, SMA1 पूल में भी बढ़ रहे हैं लोन्स। तो विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि जो ओवर ड्यू है वो बढ़ते जा रहे हैं और स्लोली एंड स्टीडीली इट बिकम द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अब इसके थोड़े से चार्ट पर भी हम समझते हैं कि किस तरह की सिचुएशन बनी है येस बैंक पर। ये मैंने इसका टेक्निकल चार्ट लगाया है, अगर आप देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट पर अभी ये 15 रुपए पर बंद हुआ है और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो आता है कुछ 14 रुपए के आसपास। अगर ये 14 रुपए भी तोड़ देता है तो मेरे ख्याल से 12 रुपए जो है
वहाँ पर आने की पूरी संभावना मुझे दिखती है। अगर ये 12 रुपए पर आ गया तो मैं इसको फिर से एक्यूमुलेट करूँगा, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा रिस्क है, बट मैं इसमें बहुत ही कम पैसा मैंने अपना डाला हुआ है। अपने पूरा पोर्टफोलियो का हार्डली 2% 3% पैसा ही मैंने इस येस बैंक में डाला है। तो अगर हम बात करते हैं चार्ट पर, तो ये चार्ट पर मैंने दो लेवल्स बताए हैं आपको, 13 रुपए और 12 रुपए। और अगर आप RSI के भी लेवल देखते हैं तो वो भी ओवरसोल्ड जोन में जा चुके हैं, जबकि MACD पर आई थिंक वहां पर भी नेगेटिव डाइवर्जेंसेस बने हुए हैं, तो नीचे आने आ सकता है, बिल्कुल उसमें कोई गुंजाइश दो राय नहीं है। बट एट द सेम टाइम 12 रुपए के आसपास का सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है और वो काफ़ी टाइम इसने वहां पर सपोर्ट लिया है 12 रुपए के आसपास भी। तो this is it for today's video. In case you like my content, do encourage me by giving me a thumbs up, and आप ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर डालिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खोला है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट एंजल ब्रोकिंग के साथ डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। एंड अगर वो आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी for any queries related to stock market, and I am there to help you for all these kind of queries as well. इसके अलावा आप स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ मेरे ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं, और इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।